टुडेज रिवीजन टॉपिक इज़ कैंसर। ठीक है, कैंसर करने जा रहे हैं हम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें सेल डिवीज़न एक नॉर्मल प्रोसेस है। मल्टी सेलुलर नाम ही बता रहा है, बहुत सारे सेल्स चाहिए तो सेल का डिवीज़न होना बनता है। क्यों बनता है? ग्रोथ कराने के लिए, ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, अगर कोई वुंड हो गया उसकी हीलिंग के लिए, ताकि जो पुराने सेल्स है वो रिप्लेस हो जाए और डैमेज सेल वो रिप्लेस हो जाए, उसकी जगह न्यू सेल्स आ जाए। ठीक है, सेल डिवीज़न एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कंट्रोल होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर सेलुलर लेवल पे। ठीक है, इस सेल डिवीज़न हो गई, उसके बाद क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन होता है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन और ये जो तीन चीज़ें ना, सेल डिवीज़न होना, फिर डिफ्रेंसिएशन और फिर उसका स्पेसिफिकेशन, ये एक रेगुलेटेड मैनर में चलता है ताकि ऑर्गेनिज्म की एज अ होल जो भी नीड्स है वो पूरी हो सके। ठीक है, अगर ये जो रेगुलेशन है वो हमारी अगर लॉस्ट होएगी ना, रेगुलेशन किसी भी रीज़न से, तो जो सेल है वो बड़ा अनयूजली बिहेव करने लगेगा, जिसकी वजह से जो उसका कंट्रोल रेगुलेटेड मैकेनिज्म या कंट्रोल मैकेनिज्म था वो भी डिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो सेल की डिवीज़न है वो अनकंट्रोल मैनर में होने लगेगी, और अनकंट्रोल मैनर में अगर होएगी तो स्प्रेड करेगी थ्रू आउट द बॉडी में, और नॉर्मल टिश्यू और ऑर्गन को क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। इस पूरी कंडीशन को, ये जो क्या होता है फिर सेल क्या करता है, मतलब ये जो अनकंट्रोल डिवीज़न हो रही है, ये पूरी कंडीशन किसको लीड करती है आगे जाके? कैंसर को। तो कैंसर एक क्या हो गया? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। स्टार्ट होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे क्योंकि वहीं कंट्रोल होता है। इफेक्ट करती है सेलुलर के बिहेवियर को, आपस में सेल की कुछ प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है। ठीक है, सारे सेल इन्फेक्ट होने लगते हैं, सारे सेल में कैंसरस होना शुरू होता है, फिर वो इधर उधर स्प्रेड होता है, इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस होती है, ये सब। ठीक है, स्टार्ट होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, इफेक्ट करती है सेलुलर लेवल को, एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। जर्नली इट कैन बी डिफाइंड एज अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन। ठीक है, बिना डिफ्रेंसिएशन हुए, क्योंकि सेल तो एक बार डिवाइड होने के बाद डिफ्रेंशिएट हो रहा था और स्पेसिफाई हो रहा था, तो अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन तो हो ही जा रहा है, डिफ्रेंशिएट भी नहीं हो रहा। तो ये सारा मिलके क्या कैंसर लीड करता है। और ये जो कंट्रोल करने की डिवीज़न के, ये जो अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन है ना, डिवीज़न को कंट्रोल करने की जो रेट थी ना वो लूज़ हो चुकी होती है, वो एबिलिटी जा चुकी होती है, इसलिए अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होता है। और जब ये हो जाता है ना, इकट्ठा होकर ये क्या बना लेता है? काफ़ी सारा मास जनरेट कर लेते हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। और फिर ये जो ट्यूमर है ना, ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म होता है और आगे क्या है? कैंसर बना देता है, कैंसर हो जाता है। तो कैंसर के अगर हम टाइम देखें ना, कैंसर समझ तो आ गया एक हिसाब से, मोटा मोटा क्या है कि अनकंट्रोल सेल की ग्रोथ हो रही है, जिसको हम ट्यूमर या नियोप्लाज्म ट्यूमर कह रहे हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है ना वो हार्मफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो ये अपनी जहाँ बना है वहीं रहता है, स्प्रेड नहीं होता, इसलिए वो हार्मफुल नहीं होता। सर्जिकली उसी एरिया पे हम अगर हम फोकस करें तो वो निकल सकते हैं, जैसे कि स्किन वार्ड्स, स्किन में हो जाते हैं ना वार्ड्स, जैसे जिसको मस्से कह लो, या फिर ऐसे थोड़े थोड़ा और बैगी से स्किन बाहर आके लटकने लग जाता है। ठीक है, उसे स्किन वार्ड कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? ये जहाँ पे बना है वहाँ नहीं रहता, ये इधर उधर इन्वेट करता रहता है, घूमता रहता है सर्कुलेटरी या लिम्फेटिक सिस्टम से। सर्कुलेटरी मतलब जैसे एंजियोजेनेसिस, इसको काफ़ी सारी ब्लड की सप्लाई मिलती है, वेसल्स मिलती रहती है, इसलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है। तो एक यही ऐसा ट्यूमर है जो हमारे को आगे जाके कैंसर लीड करता है। तो अगर हम कैंसर पढ़ेंगे ना तो मैलिग्नेंट में ही पढ़ेंगे। तो अब अगर जो कैंसर को हम देखें तो कैंसर हमारे कितने 4 टाइप के हैं: सार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ये 4 टाइप के। इसको कैसे याद रखेंगे? पहले सार्कोमा, ये जो सार्कोमियर यूनिट हमें मसल्स में मिलती है ना, तो मसल से याद आ जाएंगे, ये कनेक्टिव टिश्यू होने वाले। मसल एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, और हमने अगर वो पढ़ा था ईसीएम वाला टॉपिक, उसमें भी हम देख रहे थे ना स्पेशल टाइप के, जैसे फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाता है? फाइब्रोनेक्टिन और लेमिन, और अलग कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी थे, कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू था। स्पेशलाइज जो बोन और कार्टिलेज बनाए थे, तो इससे याद हो जाएगा। सार्कोमा से याद होएगा सार्कोमियर यूनिट, वो होती है एक मसल्स में, मसल के एक कनेक्टिव टिश्यू, साथ में बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, ये सब फाइब्रस है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। उसके अलावा क्या आएगा? ये हो गया, सार्कोमा को याद रहेगा। फिर सार्सिनोमा जो सबसे ज़्यादा होता है, 90% यही होता है। ये ना एपिथीलियल का कैंसर है। एपिथीलियल भी किसका? एक्टोडर्म का भी या एंडोडर्म का भी। लोकेशन का? नर्व टिश्यू का एपिथीलियल सेल, बाहर वाला या अंदर वाला हो रहा है, बॉडी के सरफेस का। ठीक है, उससे अटैच ग्लैंड्स का भी, जैसे सर्विकल, ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड का, स्किन, ब्रेन, इन सब का, नर्वस का। ठीक है, लिम्फोमा 8% होता है। लिम्फोमा लिम्फोसाइट्स का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट्स ना एक्सेसिव प्रोडक्शन करने लगते हैं, जैसे अनकंट्रोल मैनर होना है ना, तो लिम्फोसाइट्स के एक्सेसिव, ये जैसे कोई भी एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ वगैरह है, साइटोकाइन से, इंटरल्यूकिन से, ये, और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, ये जो है इनका लिम्फ नोड
से या स्प्लीन से बहुत ज़्यादा क्या हो जाए ना, प्रोडक्शन होना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये प्राइमरी ऑर्गन्स या सेकेंडरी ऑर्गन्स आती है ना इम्यून सिस्टम में, देखोगे। फिर है लास्ट वाला ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया वर्ड कहाँ से आया है? ल्यूक का मतलब होता है वाइट, और लेमिया एमिया का मतलब ब्लड। ब्लड को कैसे लिए? एक ये वर्ड था हेमिया, हेमिया का मतलब वैसे होता है वर्ड ब्लड, हेमिया का जो मतलब है ना वो ब्लड होता है, तो इनको इकट्ठे कर दिया। वाइट ब्लड को हमने लिखा है कैसे? ल्यूक, फिर हेमिया का एमिया कर लिया, एंड देन तो इसमें अंदर नाम से पता चल रहा है क्या होने वाला है। ये ब्लड का कैंसर हो सकता है, राइट, ब्लड का ही कैंसर है ये। वाइट ब्लड कैंसर, इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड है ना वो वाइट अपीयर होने लग जाता है, तो ब्लड वाइट दिखने की वजह से ल्यूकेमिया इसको नेम मिल गया। ठीक है, ब्लड फॉर्मिंग सेल का कैंसर है, वाइट ब्लड का है मेनली। तो जो ब्लड है उसमें कैसा मिल्की अपीयरेंस आता है। फर्दर अगर इसको क्लासीफाई करेंगे हम ओरिजिन के बेस पे करेंगे कि कौन सा टिश्यू में ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे कि हो गया लंग्स, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फाइब्रोब्लास्ट का कैंसर, आरबीसी का, प्रोस्टेट का, कोलोनल का। ठीक है, उसका डेवलपमेंट तो कैसे होती है कैंसर की? मल्टी स्टेप प्रोसेस है। कि मल्टी स्टेप कैसे है? सेल है, पहले वो मेलिग्नेंट में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर मेलिग्नेंट में काफ़ी सारी अल्ट्रेशंस होती है, म्यूटेशंस होती है, और फिर जाके वो एकदम हार्मफुल कैंसर बनता है। तो क्या होने वाला है, जो ये अल्ट्रेशंस है वो कैसे आएंगी? म्यूटेशन की वजह से। फिर क्या होएगा, म्यूटेशंस हुई, फिर उस म्यूटेशन से ना कुछ एक ऐसा सेल्स हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है डिवाइड करने की। जैसे ये इतना सारा, ये बॉडी में कहीं भी टिश्यू है, इसमें ना सेल्स है काफ़ी सारे, लाइक ये। ठीक है, हमने ये सेल्स ले लिए, इन सेल्स में क्या है, म्यूटेशन हो गई। कहाँ हो गई? लेट्स सपोज कि यहाँ हो गई, ये वाले एरिया में क्या हो गई, हमारी म्यूटेशन हो गई। ठीक है, कुछ अभी डिवाइड करें, यहाँ भी हो गई म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे इस टिश्यू में यहाँ आया, म्यूटेशन हो गई। अभी डिवाइड कर रहे हैं तो अपने जैसे क्या बना लेंगे, एक और सेल्स। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे। बाय चांस क्या हुआ, हमने इसमें से सिलेक्ट करा कोई एक ऐसा सेल जो ज़्यादा अपनी इंक्रीजिंग जो कैपेसिटी है उसकी ज़्यादा, बाय चांस इनमें से कोई एक ऐसा सेल है जो और भी उसमें म्यूटेशंस हो गई। अब इसके पास और भी कैपेसिटी की, और डिवाइड करे, अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करते ही जाए तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये चीज़ है इसमें। तो इसका अगर हम प्रोसेस देखें कैसे है, टिश्यू देख रहे हैं हम, टिश्यू के अंदर कोई सेल्स बने होंगे काफ़ी सारे, उन सेल्स में ना कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन आई। ठीक है, तो उससे मास ऑफ सेल फॉर्म हुए, तो ये जो मास ऑफ सेल फॉर्म हुए हैं उनको क्लोन बोल दिया। ठीक है, ये एक टिश्यू था हमारा, इमेजिन ये सेल्स है, ये बॉक्स क्या है, इसके सेल है। ठीक है, क्या बता रहा है वो, इसके अंदर क्या हुई, मॉडिफिकेशन हुई, कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इसके अंदर हुई। ये जो है ना जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, वो ये पार्ट है। उसके बाद वो बोल रहा है तो इसने अपने जैसा क्या बना लिया, और बना लिए। ठीक है, इतना बना लिया। अब उसमें रैपिड प्रोलिफरेशन हो रही है। तो ये जो क्लोन है ना, लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे ले लूँ, ये जो मास ऑफ सेल जो फॉर्म हुआ था उससे उसको क्लोन बोल दिया। और ये जो क्लोन है वो क्या, स्ट्रक्चरल आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक है। क्लोन इसको किस बेस पे बोला है, ये सारे एक दूसरे से स्ट्रक्चरली सिमिलर है, आइडेंटिकल है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है। रैपिड प्रोलिफरेशन हुई उन्हीं की। ठीक है, अब एक एडिनोमा बन गया, एडिनोमा या पॉलिप कहेंगे उसको। वो क्या होता है, जब मैंने बोला था कि ये था, इसके अंदर ऐसे ऐसे सेल्स थे, इसके अंदर हमारा मेन सेल ये था, इसने अपने आप को इतना डिवाइड कर लिया, ये मास हो रहा है अनकंट्रोल। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया था, क्लोन बोला था। इस क्लोन की ना रैपिड बहुत सारी कॉपीज बनेगी। अभी क्लोन ना रह के क्या बन गया, अभी एक एडिनोमा बन चुका है। क्या बन गया ये, अब ये एडिनोमा बन चुका है, जिसको पॉलिप या बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। अभी एक हिसाब से गांठ बन चुकी है। बहुत गांठ कब बनती है, जब वो बहुत थिक होती है। ठीक है, गांठ को ऐसे याद रखो, थिक का मतलब उसके अंदर कितने सेल्स होंगे जो उसको थिकनेस दे रहे हैं। अगर एक दो होते तो वो, यार इमेजिन अगर एक दो होते ना इसके अंदर, तो भाई ये तो प्रेस भी हो जाता, गांठ जैसा तो था ही नहीं है। जैसे हमें किसी कोई पिंपल होता है उसको हम फोड़ देते हैं, इसमें इतनी सारी ग्रोथ हुई होगी ना कि ये मोटा सा एक गांठ जैसा ट्यूमर जैसा लग रहा है। ठीक है, अब उस ट्यूमर के अंदर ना क्या होएगा, हमारी ये जो म्यूटेशन है ना वो कंटिन्यू रहेगी, म्यूटेशन चलती रह रही है उसके अंदर। अब इस क्लोन में से ये जो पॉलिप आया है, इसके अंदर हमें सिलेक्शन करना है। कैसे सिलेक्शन करना है, जो म्यूटेशन अभी आई है ना, एडिशनल म्यूटेशन, उसमें से कुछ तो डोमिनेंट होने वाली है। तो अभी तक क्या कहानी पड़ी, ये टिश्यू, इसके अंदर नॉर्मल सेल, इसके अंदर क्लोनल सेल जिसने पॉलिप बना लिया बाद में जाके, इसमें भी क्या हुआ, फर्दर म्यूटेशन हुआ ही। ठीक है, इस म्यूटेशन की वजह से इन्होंने
सेलेक्ट करा है, एक ये म्यूटेशन हुई है, एक ये म्यूटेशन हुई है मानो, ठीक है, लेकिन हमें दिख रहा है ये पिंक वाली म्यूटेशन ज़्यादा डोमिनेंट है, ये अपना सेल नंबर ज़्यादा बढ़ा रही है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया गया, बाकी सबको रहने दिया और इसी म्यूटेशन को कंटिन्यू रहने दिया, ठीक है। अब यही चलता रहेगा। अब ये जो ट्यूमर बन गया ना इतनी सारी म्यूटेशन के बाद, ये बन गया मैलिग्नेंट ट्यूमर और ये इधर उधर जा भी सकते हैं, इन्वेड कर सकते हैं वाया मेटास्टेसिस। जब ये इन्वेड करते हैं उस चीज़ को या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस के थ्रू ये इन्वेड कर रहा है। करेक्टरिस्टिक देखेंगे कैंसर सेल की क्या होता है, इमॉर्टलाइजेशन। जो ह्यूमन सेल है ना वो 50 जनरेशन के बाद डाई हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी हेफ्लिक लिमिट जो होती है, हेफ्लिक मतलब टीलोमेयर उसमें ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज आ जाता है तो P53 एक्टिव हो जाता है, तो हेफ्लिक लिमिट जो है एक किसी भी सेल की अप्रोक्स 50 जनरेशन होती है कि इसके बाद वो डाई ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है हमारा लॉस ऑफ कंटेक्ट। तो ये तो होती है नॉर्मल ह्यूमन की इमॉर्टलाइजेशन, लेकिन कैंसर सेल में ये नहीं होता, हेफ्लिक लिमिट नहीं आती, वहाँ पे बहुत सारा टेलोमेरेज एंजाइम मिलता है कैंसर सेल में, जर्म सेल्स में, इनमें ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्टेम सेल्स में भी मिलता है टेलोमेरेज। लॉस ऑफ कंटेक्ट इनहिबिशन, कंटेक्ट इनहिबिशन का लॉस हो जाना किसमें, कैंसर सेल में। नॉर्मल सेल है ना, तो अगर उसको आगे एक सेल मिल गया, कंटेक्ट हो गया उसका, तो वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रोड डेस प्लेक्यू बनेगा, मोनोलेयर बनेगी और वो सराउंडेड होगा अगर सेल से, तो वो रुक जाएगा। लेकिन कैंसर सेल नहीं रुकता, वो पायल बनाने लग जाता है, ठीक है, और चेंज कर देता है सेल मेम्ब्रेन में, कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि गैप जंक्शन हट जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड लगे होते हैं ना ऊपर, उनकी जो वो है ना कपलिंग चेंज, मतलब वो चेंज होते रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, यही वायरस में भी यही होता है, ये वाली चीज़ लॉस हो जाएगी और गैंग्लोसाइड कम हो जाएंगे, जिससे अंदर कोई टॉक्सिन आता है, या हम कोई दवाई अगर ड्रग कुछ भी खाएंगे तो उसका जो अंदर आने का पाथवे है, अगर वो ये यूज़ करके आ रहा है तो वो नहीं आ पाएगा, ये सब चेंजेस हो जाते हैं। फिर क्या है, रिडक्शन इन सेलुलर एडेशन, इसमें क्या है, जो नॉर्मल है वो स्टिक कर जाता है, ठीक है, नॉर्मल सेल, जैसे लीवर सेल है वो लीवर सेल से स्टिक करेगा, कैंसर सेल किसी भी सेल से स्टिक हो जाता है। ये एडेशन में ये है, कंटेक्ट इनहिबिशन में लेयर वाला, मोनोलेयर वाला टॉपिक है, पाइल वाला आएगा। उसके बाद है इन्वेसिवनेस, इन्वेसिवनेस में क्या याद रखना है, जो कैंसर है ना वो कुछ प्रोटीएजेस सिक्रीट करता है और कुछ ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करता है। प्रोटीएजेस कैसे, जो ईसीएम को डाइजेस्ट करेंगे, बाहर ईसीएम लगी हुई है ना किसी भी सेल की, उसको डाइजेस्ट करेंगे और सेल की बेसल लेमिना में घुस जाएंगे, इन्वेट कर जाएंगे, ऐसे वो इन्वेट करते हैं। जैसे कोलाजिनेज है, कोलाजन को बेसल लेमिना में क्या करता है, वो डिग्रेड करता है और अंदर आ जाता है, ठीक है। और ग्रोथ फैक्टर्स क्या है, वो ग्रोथ फैक्टर भाई वो ग्रोथ फैक्टर सिक्रिएट करता है और वो खुद ही की उसमें यूज़ कर लेता है। कैंसर सेल है ये, इसने एक ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करा, ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर है और फिर ये इसको खुद ही यूटिलाइज कर रहा है, अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है ग्रोथ कराने के लिए। तो स्टिमुलेट एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरी वॉल टू प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, क्योंकि कैंसर सेल को बहुत सारी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, एंजियोजेनेसिस करवाता है वो, किससे करवाता है, ग्रोथ फैक्टर से करवाता है, एंजियोजेनेसिस के थ्रू। और टू न्यूट्रॉन मेटास्टेटिस, ये सब उसको इसी से करने को मिलता है। एक मिनट, देन है हमारा इन्वेसिवनेस हो गया था, उसके बाद है हमारा फेलियर टू डिफ्रेंशिएट। सबसे बड़ी बात, डिफ्रेंशिएट की एक्टिविटी चल जाती है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था सेल डिवीजन होती है, फिर डिफ्रेंशिएशन होती है, फिर स्पेसिफिकेशन होती है, लेकिन ट्यूमर सेल में सिर्फ ये यहीं तक होता है, ये बार बार होता रहता है। तो ये वाली चीज़ भी, कैंसर सेल डिफ्रेंशिएट नहीं होता, उसमें प्रोलिफरेशन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, डिफ्रेंशिएशन सीज हो जाता है, इसलिए सेल डिवीज़न, हाँ, इसलिए सेल डिवीज़न कंटिन्यू रहती है, क्योंकि अगर डिफ्रेंशिएशन होता तो सेल डिवीज़न सीज हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रोलिफरेशन हाई होती है और सेल डिफ्रेंशिएशन सीज होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑटो स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न। ऑटो स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न का मतलब है, एक मिनट, ऑटो स्टिमुलेट, ग्रोथ फैक्टर ये यूज़ करता है और अपने आप को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू खुद स्टिमुलेट करता रहता है कि ब्लड वेसल बनाओ, जो ऊपर पॉइंट पड़ा था वही है ये एंजियोजेनेसिस वाला। उसके बाद है अपोप्टोसिस। नॉर्मल सेल में भाई एक फिक्स स्पैन होता है लाइफ का, तो वो प्रोग्राम सेल डेथ में जाता है जो बेनिफिशियल है, लेकिन कैंसर सेल में नहीं होता ऐसा, उसमें कोई डेथ नहीं आती है। डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, अगर बहुत सारी डेंसिटी है तो रुक जाता है, कंटेक्ट इनहिबिशन जैसा था, लेकिन कैंसर सेल कंटिन्यू रहता है। सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैंसर है ना उसमें बहुत न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है वो ज़्यादा होने वाली है, मतलब न्यूक्लियस की वो ज़्यादा होने वाली है। फिर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी होएगा, लेटेस्ट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहेंगे, डीपोलाराइजेशन हो जाएगा, साइटोस्केलेटन का कोई पोलराइजेशन नहीं रहेगा, टूट जाएंगे। क्रोमोसोमल चेंजेस क्या आते हैं, नॉर्मल में 46 रहते हैं तो 23 पेयर, कैंसर में क्या सीरीज ऑफ एबनॉर्मल डिवीजन चलती रहती है, इसलिए क्रोमोसोम सेट ज़्यादा भी हो सकते हैं, एनीप्लॉइडी
और यही एक एनिप्लेडी एक पॉसिबिलिटी भी है कि कैंसर हो सकता है। अगर किसी बंदे को एनिप्लेडी है तो हम कहते हैं ना कि इसको कैंसर होने के चांसेस है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम सेट बढ़ेंगे तो कैंसर होएगा, अगर किसी के बढ़ चुके हैं तो उससे कैंसर हो सकता है, ये बात बोली गई है। इंटरेक्शन विद इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के साथ क्या है इंटरेक्शन है, जैसे रेडिएशन पड़ी प्री कैंसर सेल पे तो उसके जो सरफेस के प्रोटीन है ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसको इम्यून सिस्टम और किल कर देता है। बट यहाँ पे प्रोटीन चेंज नहीं होते, कैंसर सेल में प्रोटीन चेंज नहीं होते तो इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि इसको उसे क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। इसी चीज़ को हम जो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता क्योंकि इसके प्रोटीन सेम है कैंसर सेल के, इस चीज़ को बोलते हैं एंटीजेनेटिकली सिमिलर है ये, ठीक है, एंटीजन जो है एंटीजेनेटिकली ये सिमिलर है। तो जो बीटा सेल का स्टिमुलेशन है वो नहीं होता, और जब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते तो क्या होएगा, ठीक है, कहाँ पे थे हम, हाँ, तो जो प्रोटीन चेंज नहीं होते उसके तो वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो अगर कोई एंटीबॉडी वगैरह कुछ आएगा तो वो एंटीबॉडी भी ब्लॉक रहेगी, टी सेल भी ब्लॉक रहेगा, मतलब अडेयर ही नहीं होएगा उसके ऊपर कैंसर सेल पे, तो कैंसर सेल ऐसे किल नहीं होता। कैंसर के रीज़न क्या है, किस वजह से हो सकता है, रेडिएशन, यूवी, एक्सरे, केमिकल, डीएनए डैमेज हो सकता है उसमें, और वायरस के थ्रू हो सकता है। सबसे पहले केमिकल देख लेते हैं। इनिशिएटिंग एजेंट यही है, केमिकल से ये इनिशिएट होता है कैंसर, ठीक है। इंड्यूस सोमैटिक म्यूटेशन हो जाता है, कुछ केमिकल से सोमैटिक म्यूटेशन होते हैं, जैसे कि ये देख लेते हैं, टोबैको, चिमनी का सूट है जो, टोबैको में क्या होता है, बेंजोपायरीन डाइमिथाइल नाइट्रोजमाइन निकल कंपाउंड, टोबैको में निकल है, एक तो ये डीएम है डाइमिथाइल और नाइट्रोजमाइन Na, DMNA, ठीक है, और बेंजोपायरीन, ये तो याद करना पड़ेगा भाई। चिमनी सूट में की वजह से वो स्क्रोटम कैंसर होता है। ये मैंने कुछ स्पेसिफाई कर रखे, बहुत छोटा सा ही लगेगा, इतना बड़ा नहीं है ये। लंग कैंसर किस किस से होता है, एक्राइलोनाइट्राइल, एर्सैनिक, एस्बेस्टोस, ठीक है। लंग कैंसर की बात हो रही है कि एक्राइल नाइट्राइल AN, अर्सैनिक AN इसमें भी आ रहा है, एस्बेस्टोस A इसमें भी आ रहा है, कैडमियम के सॉल्ट से या फिर क्रोमियम और क्रोमेट से, मस्टर्ड गैस से, ये गैस है, निकल से, रेडोन से, सूत से, तार से, इन सब से लंग कैंसर हो रहा है। विनाइल क्लोराइड से और टबैको से, ये हो गया। टबैको अभी हम ऊपर पढ़ के आए, चिमनी सूट अभी हम ऊपर पढ़ के आए, निकल भी हम अभी ऊपर पढ़ के आए थे। इसके अलावा हम कैडमियम और क्रोमियम पढ़ लेंगे, 3A भी पढ़ लेंगे, एक्रोनाइट्राइल, एर्सेनिक, एस्बेस्टोस, रेडोन रह गया एक, और विनाइल क्लोराइड, ये भी देख लेंगे। लीवर में सारे के सारे क्लोराइड के आने वाले, जितना भी क्लोराइड आए ना उसको लीवर से इफेक्ट होने वाला है। क्लोराइड क्या करने वाला है, लीवर को इफेक्ट। CCl4, ठीक है, टेट्राक्लोराइड, ठीक है, पॉलीक्लोराइड, ऑर्गेनोक्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ब्लैडर के कैंसर में क्या आएगा, नेप्थाइलामाइन अमाइनोडाइफिनाइल, ये कैसे सेम नहीं है, नेप्थाइल, फिनाइल, अमाइन, फिर एनिलीन डेरिवेटिव, ये याद, अमाइन से एनिलीन याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो कोलोन के कैंसर के लिए क्या है, एक्रोनाइट्राइल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने। एक्रोनाइट्राइल स्किन में सूत या तार, कोई चिमनी अगर आगे खड़े हो जाए तो फिर मुंह भी खराब हो जाता है ना, बस ऐसे याद रख लो। और एर्सैनिक, पुराने टाइम में क्रीमों में एर्सैनिक मतलब फेस पे लगाया जाता था एर्सैनिक फेयर स्किन के लिए, तो उससे भी स्किन कैंसर होता है। यूट्रस में डाईइथाइल सिबेस्ट्रोल, डाईइथाइल सिबेस्ट्रोल। ल्यूकेमिया बेंजीन की वजह से होता है, वाइट ब्लड, ठीक है। किडनी में लीड फिल्ट्रेशन नहीं होता, ख़राब करता है किडनी के फंक्शन को, किडनी का कैंसर लीड की वजह से होता है। नेजल में क्या हो सकता है, सोच के देखो, नोज को कनेक्ट करो, वूल, लेदर, डस्ट, ऐसी चीज़ों से ही हो जाता है हमें। एस्परजिलस अल्फा टॉक्सिन रिलीज करती है और ये लीवर कैंसर करती है। वो अल्फा टॉक्सिन क्या होता है, अल्फा टॉक्सिन चेंज हो जाता है अल्फा टॉक्सिन 2,3 एपीऑक्साइड में, और ये जो एपीऑक्साइड है ना अल्फा टॉक्सिन का, ये अल्फा टॉक्सिन 2,3 एपीऑक्साइड में चेंज होने का क्या कहते हैं, इस फॉर्म में चेंज होने पे G से T का ट्रांसवर्जन होता है, G बदल जाता है T में। जो AG है वो हमारा प्यूरिन है, और AG हुआ, और जो TC है ये हमारे पायरिमिडीन है। तो जब इसका होता है आपस में, उसको ट्रांजिशन कहते हैं, बट इसका और इसका हुआ है, प्यूरिन का पिरिमिडीन में हुआ है, तो ये हुआ ट्रांसवर्जन।
इस ट्रांसवर्जन की वजह से क्या होता है, लीवर कैंसर होता है, अल्फा टॉक्सिन इसमें जब बदलता है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। लंग कैंसर में 3 ए थे, एक्रोनाइट्रल, एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, फिर कैडमियम सॉल्ट और क्रोमियम, फिर मस्टर्ड गैस, निकल हमने ऊपर पढ़ा था, बेंजीन भी, बेंजीन नहीं है इसमें, टबैको, विनाइल क्लोराइड और सूद पढ़ा था, तो रेडोन याद करना था। लीवर में सारे क्लोराइड्स हैं, ब्लैडर में अमाइन और डाइफिनाइल, फिर नेप्थलीन अमाइन और फिर एनिलीन का डेरिवेटिव, क्लोनर में एक्रोनाइट्राइल, स्किन में चिमनी वाला, यूट्रस में डेस डाई इथाइल स्टेबेस्ट्रॉल, ल्यूकेमिया में बेंजीन, किडनी में लेड, नेजल में वूल और डस्ट, एस्परजिलस में लीवर कैंसर। ठीक है, उसके बाद है हमारा डीएनए का केमिकल की वजह से देख लिया। अब डीएनए के ऑन्कोवायरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वायरस है हमारे पास हर्पिस वायरस। हर्पिस वायरस कैसा होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल वायरस है ये। ठीक है, इसका एक हर्पिस वायरस के अंदर एक कैटेगरी है, मतलब एक टाइप का वायरस है एब्स्टेन बार वायरस। एब्स्टेन बार वायरस क्या करता है, देखो हमें अगर हम कैंसर को लेकर चले ना, तो अगर सेल साइकिल वाला पार्ट था उसमें कैंसर ना हो या सेल डिवीज़न अनकंट्रोल या बेकार मैनर में ना चले, इसकी वजह से P53 कंट्रोल यूनिट थी और एक था हमारा रेटिनोब्लास्टोमा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, P53 क्या करता था, अगर कुछ भी खराब होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता था। एक्टिवेट होता था जब एमडी से हट जाता था, एमडीएम, तो ये एक्टिवेट होकर सीज करता था। और रेटिनोब्लास्टो तो पहले से एलोंगेशन फैक्टर 2 को पकड़ के रखता था ताकि ये आगे ना जाए। तो इसमें ये इन दोनों को ही करेगा, क्योंकि ये तो रोकने वाले हैं ना, सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, तो इसको ये खराब कर देगा। कैसे एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करेगा, एब्स्टेन बार वायरस है, इन दोनों पे इफेक्ट करता है। बर्केट लिम्फोमा ये कराता है, नेजोफ्रेंजियल सार्सिनोमा भी ये कराता है, हॉटगिन लिम्फोमा भी ये कराता है, बीटा सेल लिम्फोमा भी ये कराता है। हॉटगिन लिम्फोमा एक ये, और एक है हमारा, एक सेकेंड, एक ऊपर भी पढ़ा था ना हमने करेक्टरिस्टिक्स में, एक लिम्फोमा पढ़ा हुआ है हमने, हॉटगिन लिम्फोमा आ गया ना, ये देखो हॉटगिन डिसीज लिम्फोमा में, तो बर्केट लिम्फोमा वहीं अभी पढ़ा है हमने डीएनए ऑन्कोवायरस में। डीएनए ऑन्कोवायरस ये रहा, लिम्फोमा वाले में आएगा क्या हमारा, हॉटगिन्स वाला। तो बर्केट लिम्फोमा आ रहा है, नेजोफेरेंशियल सार्सिनोमा आ रहा है, लिम्फोमा का आ रहा है कैंसर, सार्सिनोमा का आ रहा है, हॉटगिन लिम्फोमा, बीटा सेल लिम्फोमा, मेनली इसमें लिम्फोमा वाला होएगा। हर्पिस वायरस या एब्स्टेन बार वायरस की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद है पेपो वायरस। पेपो वायरस में हमें क्या पढ़ना है, 2 तरह के वायरस, वैसे तो ये भी इसी का वायरस है, अगर हम इसको देखें क्या नाम है, पेपिलोमा वायरस भी, बट इसको हम अलग से ही करेंगे। पेपो वायरस की बात करें, स्मॉल होता है, 5 KB का होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें SV वायरस 40 होता है और पोलियोमा वायरस होता है। सीमेन वायरस 40 क्या करता है, जो सीमेन है ना वो परमिसिव सेल में कर, ये मतलब कैसे इन्फेक्शन करते हैं ये दोनों का, पेपो फैमिली से है ना, ये पेपो वायरस फैमिली से, इन दोनों का इन्फेक्शन करने का मोड क्या है, 2 टाइप के सेल मिलते हैं होस्ट की बॉडी में, परमिसिव सेल और नॉन परमिसिव सेल। अगर परमिट कर रहा है ना कि भाई सेल कह रहा है कि हाँ भाई तू कर ले मुझे इन्फेक्ट, तो वो तो लाइटिक साइकिल है, वो तो तैयार है शहीद होने के लिए, लाइटिक साइकिल हो जाएगा और इसमें रेप्लिकेशन तो होएगा नहीं क्योंकि लाइटिक ही हो गया डायरेक्ट। ठीक है, उस जिनोम का रेप्लिकेशन नहीं होएगा। उसके बाद है नॉन परमिसिव सेल, ये कहता है कि नहीं भाई तूने नहीं करना, मुझे नहीं ख़राब करना, तो तू रह ले पर ख़राब नहीं करना, तो वो लाइसोजीनी में रहता है। तो वो अपना थोड़ा सा जिनोम है वायरस का, वो होस्ट के, मतलब जो वायरस का जिनोम है वो होस्ट के जिनोम में थोड़ा इंटीग्रेट कर देता है, उस चीज़ को उस टाइम पे कहते हैं प्रोफेज। तो रेप्लिकेशन इसकी होएगी और ट्रांसफॉर्म भी होता रहेगा। उसके बाद क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन अर्ली रीजन और लेट रीजन में होता है। तो लेट रीजन का तो इतना कुछ नहीं है, अर्ली में क्या क्या होता है, 2 रीजन आते हैं ना, अगर हम लैम्डा फेज की साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें भी आएंगे अर्ली रीजन और लेट रीजन। अर्ली रीजन में क्या होता है, SV40 है ना वो टी एंटीजन बनाता है। ठीक है, ये अर्ली की बात हो रही है। और लेट में पाइलोमा, जो अर्ली रीजन में पोलियोमा क्या करता है, वो बनाता है, वो भी टी एंटीजन बनाता है, बट वो कैसे बनता है, पहले तो ये 17 KD और 94 KD का बनाता है, सिर्फ 2 होते हैं इसके पास, लेकिन इसके पास 3 होता है, 17 94 तो होता है, मिडल वाला 55 भी होता है टी एंटीजन। ये नॉन हॉडकिन लिम्फोमा करता है, ये हर्कल सेल सार्सिनोमा करता है, ये तो लिम्फोमा कर रहा है, ये सार्सिनोमा कर रहा है। सर्विकल और एनोजेनाइटल का कैंसर करता है ये। इसमें और क्या है, पोलियोमा वायरस, या इसको क्या बोलेंगे पेपो वायरस। पेपो वायरस का काम क्या है, या फिर इनका SV को ले लो,
ये क्या करता है भाई, E6 और E7 यूनिट जो होती है ना इसकी, इस प्रोटीन की, ये जो पोलियोमा बनाएगा वो क्या कर देगी, P53 और रेटिनोब्लास्टोमा को मॉड्यूलेट करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए E6 E7 क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है ये। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया, और ये टी एंटीजन उसमें भी याद आएगा। मोलिकुलर बायोलॉजी जब पढ़ेंगे ना, उसमें टी एंटीजन कैसे बनाता है, एक लार्ज होती है, एक के पास एनालिस होता है, अर्ली इन्फेक्शन में या लेट इन्फेक्शन में कैसे काम करता है ये। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया ये सेमिना पोलियोमा टी एंटीजन के बारे में, अर्ली फेज में लाइटिक और लाइसोजिनी, बस यही पढ़ा है इसमें। और ऊपर एब्स्टेन बार वायरस, इसके 4 नाम, बर्केट लिम्फोमा एब्स्टेन से याद रखना है, नेजोफेरेंजियल सार्सिनोमा, हॉटकिन लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा। उसके बाद है हमारा मॉड्यूलेट हो गई थी और उसमें भी P53 रेटिनोब्लास्टोमा मॉड्यूलेट होता था। हेपेटाइटिस बी वायरस, अब इसको देख लेते हैं, इसको मैं जूम कर लेती हूँ नॉर्मली। ये भी स्मॉलेस्ट, ये तो स्मॉलेस्ट है, वो तो 5 KB का था पैपो वायरस, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है 3 KB का। हेपेटाइटिस नाम कहाँ से आया, लीवर से आया। हेपेटोसेलुलर सार्सिनोमा करते हैं, लीवर का कैंसर करेंगे, मतलब हेपेटिक सेल होता है ना लीवर के सेल को हेपेटिक सेल्स बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं या फिर, तो हेपेटोसेलुलर सार्सिनोमा करेगा, इसलिए इसका नाम भी पड़ा हेपेटाइटिस बी। P53 को ये वो करता है मॉड्यूलेट। उसके बाद है ह्यूमन साइटो मेगालो वायरस, वायरस का नाम है ह्यूमन साइटो मेगालो वायरस। ये क्या करेगा, मेगैलो से याद रखना है, म्यूको एपिडर्मोइड सार्सिनोमा, ये भी सार्सिनोमा एपिथेलियल का करने वाला, तो एपिडर्म आ गया। साइटोमेगा से म्यूको आ जाएगा, मेगा से म्यूको आ जाएगा, मेगैलो से। रैबिट फिब्रोमा वायरस, ये क्या है, ये ना एक रिकम्बिनेंट वायरस है, किसका, शॉपी फिब्रोमा वायरस का और मिक्सोमा वायरस का, जो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं शॉपी वाला। ठीक है, इन दोनों का रिकम्बिनेंट को रैबिट फिब्रोमा बोलते हैं, इसका फिब्रोमा आगे, मिक्सो वायरस का रैबिट वाला आ जाएगा। ये स्किन कैंसर करते हैं। फिर आता है हमारा पेपिलोमा, अभी हमें ऊपर पैपो पढ़ा था, पैपो वायरस, जिसकी SV40 और पोलियोमा पढ़ा था, ये पेपिलोमा है। इसमें शॉपी पेपिलोमा वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आते हैं। जो शॉपी है ना वो तो स्क्वामस सेल का सार्सिनोमा करते हैं, सारे सार्सिनोमा वाले, क्योंकि सार्सिनोमा हमने कैसे पढ़े थे 90%, 2% पढ़े थे हमने लिम्फोमा, 8 पढ़े थे लिम्फोमा, सार्कोमा पढ़े थे हमने 2%। तो शॉपी करते हैं स्क्वामस का, ह्यूमन वाला करते हैं सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर कौन करता है, ह्यूमन, और स्क्वामस सेल का सार्सिनोमा शॉपी पी वायरस। ये भी क्या करते हैं, E6 करेगा P53 को, E7 करेगा रेटिनोब्लास्टोमा को मॉड्यूलेट। एडिनो वायरसेस, इसका E1 प्रोटीन होता है, E1 भी क्या करता है P53 को, सिर्फ P53 को, और कौन करता था, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, उसके बाद है कैपोसिस एसोसिएटेड हर्पिस वायरस, ये जो ऊपर हर्पिस पड़ा था वैसा सही है ये, जिस पे एप्स्टेन वायरस पड़ा था। कैपोसिस एसोसिएटेड हर्पिस वायरस, ये भी स्किन का वायरस करेगा, स्किन का वायरस है, मतलब स्किन कैंसर ही करेगा। सार्सिनोमा मेन है भाई, 90% सार्सिनोमा ही होने वाला है, अगर कुछ आ जाए और याद नहीं आ रहा तो सार्सिनोमा हो सकता है उसका आंसर। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, सारा देखते चलते हैं। हर्पिस वायरस, बकेट लिम्फोमा, नेसोफेरेंशियल सार्सिनोमा, हॉटकिन लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा, सारा इसमें लिम्फोमा और लिम्फोमा मेन है, लिम्फोमा कैंसर है, सिर्फ एक ये है सार्सिनोमा, एक है नेसोफेरेंजियल का, बाकी सारे लिम्फोमा है। हर्पिस वायरस मेन लिम्फोमा के लिए ही है, क्या है, हर्पिस वायरस मेन लिम्फोमा के लिए, बाकी सब में आगे भी जितने वायरस आएंगे उसमें सार्सिनोमा पड़ेंगे। एप्स्टेन वायरस का एग्जांपल है P53 और रेटिनोब्लास्टोमा, ये याद रखना है। उसके बाद पेपो वायरस में SV40 और पोलियोमा। परमिसिव नॉन परमिसिव याद रखना है, लाइटिक लाइसोजेनिक याद रखना है, प्रोफेज किस में बन रहा है, फिर अर्ली और लेट रीजन याद रखना है, फिर अर्ली में टी एंटीजन की यूनिट्स याद रखना है, SV में 2 बन रही है, पोलियोमा में 3 बन रही है, फिर SV नॉन हॉटगिन कर रहा है और पोलियोमा हर्कल सेल सार्सिनोमा करना है, सर्विकल और एनोजेनाइटल कर रहा है। फिर E6 को P53 और E7 को रेटिनोब्लास्टोमा। 2 पढ़े अभी तक हमने, पैपो और हर्पिस, दोनों में P53 और रेटिनोब्लास्टोमा दोनों ही मॉड्यूलेट या रेगुलेट हो रहे हैं। हेपेटाइटिस बी लीवर का कैंसर है, P53 को करता है। ह्यूमन साइटोमेगालो, मेगालो से मी को याद रखना है, और सार्सिनोमा है ये, तो मतलब क्या नाम हो जाएगा, एपिडर्मोइड। रैबिट एक रिकम्बिनेंट है, आर से रैबिट, आर से रिकम्बिनेशन, तो शॉपी वायरस और मिक्सोमा का है, स्किन कैंसर आएगा इसमें। पेपिलोमा वायरस, शॉपी वायरस और ह्यूमन वायरस में आते हैं इसके अंदर, और एक करते हैं स्क्वामस का, शॉपी से एस से शॉपी और एस से स्क्वामस। ह्यूमन के बाद सर्विक्स होता है तो सर्विकल कैंसर। E6 P53 को करेगा, E7 रेटिनोब्लास्टोमा को करेगा। तो 3 आ गए हमारे पास जो अब तक दोनों को कर रहे हैं, रेटिना को भी
और P53 को भी। पहला वाला था, फिर पैपो था, उसके बाद कौन था, पेपिलोमा। रैबिट वाला भी नहीं पता और ह्यूमन साइटो वाला नहीं पता और हेपेटाइटिस वाला तो एक ही कर रहा है। उसके बाद है हमारा एडिनो वायरस, E1B प्रोटीन है इसका, और कैप्सोसिस एसोसिएटेड हर्पिस वायरस स्किन को करेगा। अब पढ़ते हैं RNA ऑन्कोजीन के बारे में। RNA ऑन्कोजीन में क्या है, इनके पास जो जीनोम होएगा, इन्फेक्शन मटेरियल या प्रोटीन होएगा, वो RNA होने वाला है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक्सटेंड करते हैं ये कैसे, RNA का जो कोई भी एक एंड ले लो, LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट वाला एंड ले लो, उसमें कुछ सिग्नल होते हैं जो रेट्रोवायरस को फंक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, इसके RNA के जीनोम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ LTR पे सिग्नल्स होते हैं जो रेट्रोवायरस को फंक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं कि क्या करे, वो रिवर्ट ट्रांसक्रिप्ट करके DNA बना ले। और ये जो DNA है ना, ये इंटीग्रेट कर ले होस्ट के DNA में। ठीक है, जैसे प्रो वायरस बनाते हैं, जैसे वहाँ पे हमने प्रोफेज बनाया था, और म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन कर दे उसमें। तो इसमें क्या नाम याद रखने, राउस, R से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, R से RNA और R से ही राउस सार्कोमा। अब इसमें सार्कोमा के आ गए वायरस। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना DNA ऑन्कोजीन के, उसमें सारे सार्सिनोमा थे स्किन वाले, और पहला हर्पिस वाला था, उसमें लिम्फोमा भी था। लेकिन जो हमारे RNA के वायरस होने वाले हैं ना, वो सारे क्या होने वाले, ज़्यादातर सार्कोमा होने वाले जनरली तौर पे। तो राउस सार्कोमा है, ये चिकन के अंदर सार्कोमा करता है। SRC इसका सार्कोमा वाला जीन है। ठीक है, कैंसर है तो MDM क्या होएगा, P53 पे प्रेजेंट होता है ना, लेकिन इसमें यही जीन क्या हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा, तभी तो P53 हट जाएगा। मतलब जो MDM है ना, अरे हट नहीं जाएगा, मतलब कैसे, एक मिनट देखो, ऐसे हमारा MDM क्या करता है, P53 को ना रोक कर रखता है कि भाई अगर ख़राब हो जाए ना, अगर नॉर्मल साइकिल चल रही है तो चलने दे, ख़राब हो तू हटियो तब। लेकिन SRC है ना, ये इसको जाके कहता है कि भाई तू इसके साथ चिपका रहे ताकि P53 हटे ना। ठीक है ना, यहाँ पे एक मिनट मैं ऐसे समझा देती हूँ। यह हमारा MDM है, MDM, ये किसके साथ बाइंड होता है, ये होता है बाइंड P53 के साथ, और सेल साइकिल आगे चलती है, सेल साइकिल आगे जाएगी। लेकिन ना अगर डैमेज हुआ ना, डैमेज होने के टाइम पे क्या होता है, ये MDM ने इसको छोड़ देता है, क्योंकि ये खुद फॉस्फोराइलेट हो चुका होता है डैमेज के टाइम पे। तो P53 इस सेल साइकिल को जाकर रोक देता है, भाई रुक जा। अब क्या आ रहा है कहानी में, अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कहानी में, आ गया हमारा SRC जीन। SRC जीन क्या करता है, इस MDM को कहता है नहीं तो इसको चिपका के ही रख, म्यूटेशन हो रही है, डैमेज हो रहा है ना, ये नहीं करना, फॉस्फोराइलेट मैं तेरे को नहीं होने दूंगा, म्यूटेशन आ रही है तो इसको रोक के रख, मैं तो म्यूटेशन आगे लेके जाना चाहता हूँ सेल साइकिल में, इसलिए म्यूटेशन आते हैं। RNA वायरस ऐसे कैंसर करा देते हैं। तो इस पर वही बात रखिए, P53 को ही रेगुलेट कर रहा है ये, P53 को, और MDM P53 पे लगा हुआ है, तो P53 कुछ कर नहीं पा रहा है इस कैंसर को रोकने के लिए। सार्कोमा होता है चिकन में। ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस, ये T सेल ही बता रहा है, तो T सेल का ल्यूकेमिया, T सेल क्या ब्लड से रिलेट करेंगे, वैसे तो लिम्फोमा से करते हैं रिलेट, लेकिन इसमें ल्यूकेमिया नाम आया ना, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, नाम है इसका लिम्फो, तो सोचोगे अडल्ट T लिम्फोमा होएगा, इसमें ल्यूकेमिया होता है, ब्लड का कैंसर होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में क्या है, जो मिक जीन है ना, रेट्रोवायरस रिवर्स मिक जीन, इसमें ना RNA में सारे वो वाले आने वाले हैं जो ग्रोथ कराने वाले हैं। मिक फर्स्ट जून ग्रोथ कराते तो ये सेल डिवीजन हाई करा देगा रेट्रोवायरस। ह्यूमन HIV जो है वो एड्स कराता है, ये तो पता है हमें। फेलाइन सार्कोमा वायरस सार्कोमा कराएंगे, फेलाइन, म्यूरिन, एवियन, ये सब सार्कोमा कराएंगे, लेकिन ये जो एवियन है वो ल्यूकेमिया कराएंगे। फेलाइन सार्कोमा, म्यूरिन सार्कोमा, सार्कोमा करा दिया इन्होंने, एवियन ल्यूकेमिया ने क्या कराया, ल्यूकेमिया करा दिया। उसके बाद है हमारा पिटनर मेमोरी ट्यूमर वायरस, ये मेमोरी का सार्सिनोमा करा रहा है। ठीक है, सार्सिनोमा B टाइप, और वूंड, ये प्लांट में मिलता है ये वाला कैंसर, वूंड ट्यूमर वायरस, ये रूट के या स्टेम के कैंसर्स होते हैं। वूंड ट्यूमर, वूंड लगने के बाद जो ट्यूमर होता है ना, वो एग्रोबैक्टीरियम याद कर लो यार, उसमें वूंड लगता है, फिनोलिक बाहर निकलते हैं, फिनोलिक कंपाउंड, और उसके बाद ट्यूमर हो जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर कराता है ना उसमें, वो वाला। ठीक है, बिटनर मेमोरी वाला याद रखना है, इसमें एवियन ल्यूकेमिया एक अलग से याद रखना है, और क्या याद रहेगा, रेट्रोवायरस में सेल डिवीज़न और T सेल का अडल्ट ल्यूकेमिया, बस। अगर
अब आते हैं प्रोटोजीन के प्रोटोंकोजीन। प्रोटोंकोजीन कैसे, अगर इनमें एक कॉपी में भी गेन हो गया ना तो ये डोमिनेंट हो जाएंगे। एक ही कॉपी काफ़ी है, मतलब ये स्मॉल बी है, प्रोटोंको है ना, पी बना लेते हैं इसको, स्मॉल पी है और ये भी स्मॉल पी है। अगर ये वाला ऐसा हो जाए स्मॉल पी और ये पी, ऐसी कोई भी म्यूटेशन है तो एक ही कॉपी काफ़ी है इसको एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि ऑन्कोजीन तो है ही बस, प्रोटो है, अभी बना नहीं है, इनएक्टिव है। तो ये किस किस वजह से हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, लोकल डीएनए के में अरेंजमेंट की वजह से, रीअरेंजमेंट की वजह से, मतलब इधर का डीएनए उधर चला जाए। इंसर्शनल, अगर हमने खुद म्यूटाजेनेसिस डाली है, जीन का एम्प्लीफिकेशन बहुत हाई नोट पे हो रहा है जो कैंसर की निशानी है, ट्रांसलोकेशन हो गया अगर किसी जीन का, तो हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। तो इसमें क्या क्या आने वाले हैं, जो सेल डिफ्रेंसिएशन, प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन या सेल साइकिल के जो प्रोटीन आते हैं, एडहेशन प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, वो सब इसमें मॉडिफिकेशन होने वाली है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल। पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़े, इसके टाइप्स पढ़ लिए ना, कैसे कैसे हो सकती है। पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, लोकल डीएनए अरेंजमेंट हो सकती है, इंसर्शन और म्यूटाजेनेसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन और ट्रांसलोकेशन। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं अपना, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। रास प्रोटीन के बारे में पढ़े। रास का एक जी प्रोटीन है, हाँ मोनोमेरिक जी प्रोटीन है। क्या है इसके अंदर, रास प्रोटीन देख रहे हैं ना, हम इसका नॉर्मल ऐसे देखते हैं। फैक्टर आया, कोई भी ग्रोथ फैक्टर आया अपने रिसेप्टर से लगा, ठीक है। अंदर SOS और GRB2, ये हमने पाथवे पढ़ा था ना RT के पाथवे में, ये एक्टिवेट हुआ। फिर रैस जो है उस वो ऑन हो गया, कैसे, GTP लेके, GTP ली और फिर रैफ आया, फिर उसने भी GTP ली, फिर मैक आया, फिर ER के जो लास्ट प्रोडक्ट है, इसलिए इस पाथवे को ER के पाथवे भी बोलते हैं। ये हुआ। तो क्या है, म्यूटेशन क्या आ रही है, पॉइंट म्यूटेशन डाल रहे हैं हम कहाँ पे, जो 12th वाला है ना, 12th वाला देखना, रास में जो 12th नंबर पे क्या है, ग्लाइसिन है, उसको वेलिन में कर दिया। जी से ग्लाइसिन, GGC था, उसको GTC कर दिया, वेलिन बना दिया, ग्लाइसिन से वेलिन कर दिया। तो इसकी वजह से क्या आएगा, जो रैस है ना वो हमेशा ऑन रह जाएगा, GTP बाउंड रह जाएगा इसके साथ, और ये पाथवे आगे हमेशा चलता ही रहेगा, ऑफ नहीं होएगा कभी। पॉइंट म्यूटेशन, ये जो म्यूटेशन आई ना कैंसर की हो रहा था किसी म्यूटेशन की वजह से, वो म्यूटेशन ये है। 12th नंबर पे ग्लाइसिन वेलिन में चेंज हो गया, GTC में चेंज हो गया, और हमेशा ये ऑन रहेगा, और ये सेल डिवीज़न हमेशा ही रहेगी, ठीक है। न्यूक्लियस में जाके मिक फर्स्ट जून का वो होता है, और फिर सेल प्रोलिफरेशन होता है, इस म्यूटेशन की वजह से हमेशा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसके साथ क्या हो सकता है, अगर HRAS ले रहे हैं ना, HRAS ब्लैडर सार्सिनोमा या थायराइड करता है, H का मतलब हार्वे होता है, HRAS ब्लैडर के सार्सिनोमास कराता है, ये सार्सिनोमा ही पढ़ेंगे मेन। KRAS हो गया कोलोनल, K से क्लोन याद रखना है, N से हेमाटोपोइटिक याद रखना है। उसके बाद इसको कैसे याद रखेंगे, NRAS हेमाटोपोइटिक सार्सिनोमा करता है, या फिर एक्यूट माइलोजेनेसिस करते हैं, इसको ऐसे याद रखेंगे। एक वो पढ़ा था ना हमने, HMP शंट, HMP, इससे याद रख लेंगे। H से हेमाटो, P से पोइटिक, हेमाटोपोइटिक सार्सिनोमा, M से माइलोजेनेसिस, M के साथ में N आता है, N से N रास में आएगा ये, ठीक है। और रास वाले क्या कर रहे थे, सार्सिनोमास कर रहे थे। ये हो गया थायराइड सार्सिनोमा वगैरह इसमें आ गया। और ये तीनों ही तरह के रास ना क्या करते हैं, थायराइड सार्सिनोमा, ऊपर ही लिख दे, थायराइड थायराइड थायराइड। और क्या बीमारी करता है रास की वजह से, और क्या क्या हो सकता है, और किस टाइप के हो सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट म्यूटेशन जिप की हो, ये जीन्स के नेम है, जिप में हो जाए, तो एड्रिनल कॉर्टिकल ओवेरियन सार्सिनोमा होता है, ठीक है। मैं तो कुछ भी बना के लर्न कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे जिप की बात हुई है, जिप में आई दिख रहा है मुझे, तो आई से मैं इसमें भी आई दिख रहा है, कॉर्टिकल में भी, ओवेरियन में भी, सार्सिनोमा में भी। तो जो ऑप्शन आएगा इनकेस अगर आ गया तो उससे याद तो आ जाएगा। और कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वाया ओवरी होती है कंडक्ट वो, देन वी यूज़ चाम्पन्सन पैड्स, तो PAD पैड्स यहाँ पे दिख रहा है। तो जब P यहाँ आएगा तो हमें याद रहेगा एड्रिनल, आई से कॉर्टिकल, ओवेरियन आई, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सार्सिनोमा इसमें होने वाला है, ठीक है। GSP, ये सारे के सारे जो रैस की म्यूटेशन थे, थायराइड तो करा ही रहे थे, GSP आ रहा है अलग से, तो पिटेट्री, ठीक है, पिटेट्री कैंसर भी होएगा। उसके बाद है हमारे ये वाला हो गया, एक बार इसकी शक्ल दिखा देती हूँ, पूरा ये कैसा दिख रहा है, रैस प्रोटीन की म्यूटेशन ये है, ठीक है, ये सारी। उसके बाद हमारा सीमिक तो पता ही है हमें किस में यूज़ होता है, सेल साइकिल में आगे डिवीज़न कराने वाले, ग्रोथ कराने वाले ये जीन्स है।
तो इसका क्या होना है, ट्रांसलोकेशन होएगा। ट्रांसलोकेशन इधर से उठ के कहीं और जाना, तो क्रोमोसोम में रीअरेंज हुआ है, पहले यहाँ अरेंज था फिर यहाँ अरेंज हुआ, फिर से, फिर का मतलब है फिर से होने का मतलब है री हो गया अरेंज। ठीक है, तो इसके अंदर है हमारे, तो क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट हो रहा है इसमें। तो क्या होता है, क्रोमोसोम 8 का जो क्रोमोसोम ऐसे 8 बना है, इमेजिन दिस एंड दिस। ठीक है, क्रोमोसोम 8 ये पिटाइट हो गया, पी का मतलब तो पिटाइट होता है ना, ये क्यू हो गया, क्यू लंबी आर्म होती है, क्यू। ठीक है, 8 क्रोमोसोम के क्यू का 24 वाला, ठीक है, कोई भी 24 वाला हिस्सा होएगा वो, इस क्यू आर्म का 24, क्रोमोसोम नंबर 8 क्यू आर्म का 24 वाले हिस्से पे क्या होता है, हमारा सीमिक जीन प्रेजेंट होता है। सीमिक जीन जो है, चल रही है ना, सीमिक जीन जो है वो क्या कर देता है, वो कहाँ चला जाता है, क्रोमोसोम नंबर 14 के क्यू के 32 पे। 24 से 32 हुआ क्यू में, 8 से हुआ है 14, सारा इवन ही हुआ है, देख रहे हो, 24 32 24 32 8 14 पे सीमिक का ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, वहाँ पे 14 पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है, आईजी की हैवी चेन प्रेजेंट होती है, उसका लोकस होता है वहाँ पे। तो क्या हुआ, एडजेसेंट मिक आ गया, अब उसमें मिक एक क्या प्रोटोन को जीन है, तो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन डिस्टर्ब होएगी। ये जो फिर ये डिस्टर्बेंस कैसे होगी, डिसरेगुलेशन होना, तो जो एंटीबॉडीज़ है ना वो एक्सट्रीमली क्या हो जाएगी, बनने लग जाएगी सीमिक की वजह से। ठीक है, और इससे हमारे को क्या आएगा, बर्केट लिम्फोमा हो जाएगा, बर्केट लिम्फोमा। तो बर्केट लिम्फोमा किसकी वजह से हो रहा था, और एप्सिन बार वायरस भी यही काम करता है आके, एप्सिन बार वायरस P53 और रेटिनोब्लास्टोमा को भी क्या कर देता है, मॉड्यूलेट कर देता है। ठीक है, बर्केट लिम्फोमा कराता है। मैलिग्नेंसी जो हो रही है एंटीबॉडी की प्रोड्यूसिंग होने की बीटा लिम्फोसाइट से, उसको बर्केट लिम्फोमा कहते हैं, और ये एक तरह का नॉन हॉटगिन लिम्फोमा भी है। उसके बाद है हमारे पास इसी तरह की ट्रांसलोकेशन और कहाँ देखने को मिलता है, हॉक्स 11 कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, लिल पे। एक्यूट टी सेल ल्यूकेमिया हो जाता है, जिससे PRAD1 PRAD1 का, पैरा D1 का पैराथायरॉयड, पैरा से पैराथायरॉयड याद आ जाएगा, PML RARA है ना, इसका क्या हो जाता है, PML कहाँ है ट्रांसफ़र होता है, PM और L, प्रो माइक्रोसाइटिक ल्यूकेमिया, P से प्रो, माइक्रोसाइक्लोटिस से M और ल्यूकेमिया से L, ये आ गया PML। उसके बाद हॉक्स 11 लिल पे आ जाता है, और ये है टी सेल, लिल से टी सेल ल्यूकेमिया याद रखना है, ये भी हो गया। उसके बाद है हमारा BCL और ABL, BCL एंड ABL, इसमें भी ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट हो रहा है। पर यहाँ पे क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट, वहाँ पे तो एक इधर से इधर उठ के जा रहा था और उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया था उसका प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्टरनेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम नंबर 9 की बात हो रही है 12 की, और ऊपर हो रही थी 8 और 14 की, और 32 आर्म इसकी है और इसकी 11 है। ऊपर 24 से 32 था, यहाँ 32 पहले आ गया और एक 11 लिया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ इसके अंदर, यहाँ पे ना ABL जीन होता है और यहाँ पे BCR जीन होता है। तो ये जो ABL जीन है ना, ये यहाँ पे चला जाता है BCR जीन की जगह। BCR तो जीन वहाँ होगा, ABL भी चला जाता है। BCR एक प्रोटीन बनाने वाला था, बट अब ABL भी आ गया, तो हमारे पास जो प्रोटीन आएगा ना वो फ्यूजन प्रोटीन आएगा। और ऐसे क्रोमोसोम को 22 क्रोमोसोम के जिसके पास BCR जीन भी है और ABL जीन भी है, ये सारा स्मॉल में आएगा BB, क्योंकि ये जीन्स की बात हो रही है। तो उस क्रोमोसोम को, ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, जो BCR पहले प्रोटीन बनाने वाला था, अब उसमें ABL भी आ गया, तो एक फ्यूजन प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो आना चाहिए था वैसा ना आके अल्टरेट होकर आएगा थोड़ा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होएगा, जो टायरोसिन काइनेज है ना पाथवे, वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रह जाएगा और हमें ल्यूकेमिया हो जाएगा, एक चीज़ की प्रोडक्शन बनती ही रहेगी। इसी तरह के थोड़े और भी वो है, और भी ऐसी जगह में कंटिन्यू रह जाता है RT के पाथवे। इस ट्रांसलोकेशन से जब RT के पाथवे वो होता है एक्टिवेट, तब क्या होता है, एबल्सन म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस होता है, AML और CML, क्रॉनिक माइक्लोजेनेसिस ल्यूकेमिया, ML, म्यूरिन ल्यूकेमिया, ML, यही याद रखना है इसमें, ML ML। ठीक है, ABL BCR में के साथ जाएगा तो एबल्सन म्यूरिन ल्यूकेमिया हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, क्रॉनिक माइक्लोजेनस ल्यूकेमिया होने वाला है, इसमें ब्लड का होने वाला है। और ऊपर वाला लिम्फोमा था। जब कोई एंटीबॉडी जनरेट हो रही है ना ट्रांसलोकेशन की वजह से, तो सीमिक ग्रोथ वाला आएगा,
क्योंकि सीमिक एक ग्रोथ वाला है और उसका ग्रोथ का मतलब है एनहांस करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडी का एनहांसमेंट हो रहा है, तो इससे सीमिक तो याद रहेगा, इसमें आएगा। और ट्रांसलोकेशन का दूसरा प्रोटीन के केस में अगर बात करें प्रोटीन स्ट्रक्चर की, तो ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की बात आ जाएगी। अब पढ़ते साइक्लिन डी। साइक्लिन डी क्या है, ये भी एक हमारे सेल साइकिल के एक्टिवेटर्स है। इसमें जीन एम्पलीफिकेशन का, अभी तक हमने पॉइंट म्यूटेशन पढ़ लिया है और क्या पढ़ा है, ट्रांसलोकेशन, इसके भी 2 पार्ट पढ़ लिए। जो हमारे सीमिक है, जैसे सीमिक वो वाला टाइप का ट्रांसलोकेशन कि जिसमें कोई चीज़ एनहांस हो रही है, या फिर दूसरा टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्टरेट हो रहा है, उसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का केस पढ़ लिया हमने। अब साइक्लिन डी, जीन एम्पलीफिकेशन, पॉइंट म्यूटेशन, देन ट्रांसलोकेशन, देन जीन का एम्पलीफिकेशन होना। तो GLI ग्ली जीन का क्या मतलब है, ग्ली से ही पता चल रहा है। पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, कोई भी अगर साइक्लिन में अगर कुछ ऐसी म्यूटेशन होती है कि भाई वो खुद ही बिना किसी चीज़ के वो करने लग जाए, ओवर एक्सप्रेस करने लग जाए साइक्लिन और CDK4, तो ये क्या करेंगे, सेल साइकिल को आगे बढ़ाएंगे। साइक्लिन डी और CDK4 कहाँ मिलता है, हमें G1 फेज में मिलता है, तो सेल साइकिल आगे बढ़ा चलेंगे। और हमें पता है चेक पॉइंट की वजह से G1 और S के बीच में कितना क्रूशियल वो होता है चेक पॉइंट, मतलब ये कितनी क्रूशियल बात है कि वहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है वो सही आनी चाहिए। अगर सही नहीं आएगी तो इसलिए वहाँ पे चेक पॉइंट दिया होता है, बट ये तो उसको ही आगे चला रहे, तो अगर म्यूटेशन आ गई तो वो तो आगे चली जाएगी। इसलिए इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, इसलिए इसको कैंसर की कैटेगरी में रखते हैं कि ये एक तरह का क्या है, प्रोटोन्कोजीन है। एब्सेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन या ओवर एक्सप्रेशन होना इनका, ठीक है। अगर साइक्लिन डी ओवर एक्सप्रेस है तो फिर एब्सेंस है। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं भी आया, सिग्नल नहीं भी आया, तब भी सेल साइकिल को आगे बढ़ा देंगे। जैसे कि किस के केस में होता है, ग्ली के केस में ग्लियोब्लास्टोमा, अगर ग्लेलियल सेल की बात करी गई यहाँ पे, वो अगर ज़्यादा बनने लग जाए। सीमिक ब्रेस्ट लंग सार्सिनोमा, एनमिक न्यूरो का, एल लंग का सार्सिनोमा। सार्सिनोमा 90% होता है, इसलिए सार्सिनोमा। हर टू में क्या याद रखना है, जीन है पैराडी, ये वो पैराथायरॉयड वाला, ठीक है। इसमें इसका ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा, हम इस जीन को क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बन गया है, तब ये ब्रेस्ट कैंसर कराता है। अगर ये ट्रांसलोकेट हो जाता तो ये किसका केस बन जाता, ट्रांसलोकेशन वाले, रीअरेंजमेंट का, तब ये पैराथायरॉयड वाला वो कराता ट्यूमर, अभी ये ब्रेस्ट कैंसर का करा रहा है। तो हर टू में क्या होता है, जीन होते हैं FMS और ERB2 जीन, ERB2 जीन, ठीक है। ये एम्पलीफाई करते हैं और ये एनकोड करते हैं रिसेप्टर काइनेज को। वो ये होता है EGF, ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है। EGF और CSF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसको एनकोड करते हैं और इसमें, ठीक है, इस एम्पलीफिकेशन की वजह से FMS और ERB2 की एम्पलीफिकेशन की वजह से HER2 हो जाता है, जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है। एवियन एरिथ्रोब्लास्टोमा, ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर, ये सारी तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, सीमियन सार्कोमा, सीमियन वायरस से आ रही है और सार्कोमा भी है। तो इसमें सिस जीन जो होता है वो ओवर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एक पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। सिस जीन ज़्यादा हुआ तो ये हार्मोन भी बढ़ जाता है, इससे ये हार्मोन बनने वाला होता है सिस से, ठीक है। फिर इस हार्मोन से क्या, एक प्लेटलेट वाला ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट होने वाला होता है और वो ट्यूमरस स्टेट में चला जाता है ज़्यादा होने की वजह से। रैट जीन में क्या याद रखना है, DNA की रीअरेंजमेंट होती है। रैट का मतलब रीअरेंजमेंट, DNA की होना, डिलीशन या फिर बेस सीक्वेंस का एक्सचेंज होने की वजह से इसमें थायराइड का सार्सिनोमा होता है। उसके बाद हमारा एक बार हम सारा देख लेते हैं, ट्यूमर सप्रेसिंग ये आ चुका है। अब तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, रास के बारे में पढ़ लिया था, प्रोटोंको में सीमिक का ट्रांसलोकेशन वाला केस पढ़ा था। उसके बाद BCL ABL वाला फिलाडेल्फिया वाला पढ़ा था। फिर साइक्लिन डी के बारे में पढ़ा था कि एब्सेंस होने में भी वो आगे चला देते हैं सेल साइकिल को। फिर HER2 का पढ़ा था कि ERB2 की ज़्यादा होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। फिर प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर का पढ़ा था कि सिस जीन की ज़्यादा होने की वजह से ग्रोथ वो होता है कैंसर। रैट में डिलीशन, DNA में रीअरेंजमेंट होने की वजह से कैंसर होता है। आप पढ़ रहे ट्यूमर सप्रेशन जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या है, उसमें तो वो तो डोमिनेंट म्यूटेशन थी, उसमें एक कॉपी भी बड़ी, एक जीन एक अलील भी बड़ा डोमिनेंट हुआ तो फिर वो हो जाएगी, उस मतलब कैंसर हो जाएगा। इसमें दोनों म्यूटेट होएगी तो कैंसर होएगा, रिसेसिव, इसलिए ये रिसेसिव है। ट्यूमर सप्रेसिंग मतलब वो ना ट्यूमर को रोक रही है, ट्यूमर है इसको रोकने के लिए ना भाई यहाँ पे 2 जीन है, A और A, ऐसे। अगर ये म्यूटेट हो गया और अगर मैं इसको कहूँ कि ये हो गया, ये म्यूटेट होने के बाद वेट, ये म्यूटेट हो गया तो ये हो गया लाइक दिस, A, स्मॉल a हो गया। तो अभी भी ये वाला तो डोमिनेंट है, ये तो इसको रोक लेगा। अगर मैं कहूँ थोड़े टाइम बाद क्या हुआ है,
हमारा ये भी म्यूटेट होके स्मॉल हो गया, अब नहीं रोक पाएगा, अब ये चल पड़ेगा, अब ये ट्यूमर आगे होएगा, प्रोग्रेस होएगा। इसलिए 2 कॉपी की म्यूटेशन की ज़रूरत पड़ी, किसमें, ट्यूमर सप्रेसिंग जीन में। लेकिन उसमें क्या होता था, जो हमारा वो है ऑन्कोजीन और प्रोटोन्कोजीन, उसमें क्या है कि दोनों ना स्मॉल स्मॉल है, ए है, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे, ट्यूमर नहीं बना रहे थे, पहले ये खुद ट्यूमर नहीं बना रहे थे, पर इसका एक भी जीन अगर डोमिनेंट हुआ ना, तो एक ही तो काफ़ी है डोमिनेंट होने के लिए, तो ये ट्यूमर बना देंगे। प्रोटोन्को में ये था, इसलिए उसमें डोमिनेंट म्यूटेशन थी, इसमें क्या है, रिसेसिव म्यूटेशन है, ठीक है, इसमें रिसेसिव है। 3 टाइप की क्लास होती है इसकी, केयर टेकर, गेट कीपर और लैंडस्केप। केयर टेकर वो होते हैं जो ध्यान रखते हैं सेल का, गेट कीपर वो होते हैं गार्डियन, आगे जाना है या नहीं जाना, सेल साइकिल आगे बढ़ेगी या नहीं। गार्ड क्या करता है, गार्डियन मतलब एक हिसाब से जो गार्ड होता है वो क्या देखता है कि ये बंदा अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कोई मिलने आया तो ये होना चाहिए नहीं, ये वो वाला है, ठीक है। और लैंडस्केप है ये चीज़, ठीक है। तो अब हम केयर टेकर में आ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे P53 जो 17th क्रोमोसोम पे होता है, BRCA जो फर्स्ट पे होता है, ATM वही पाथवे डैमेज वाला ATM ATR पाथवे, MSH1 MSH2 P16 इंक 49, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक स्टेबिलिटी देता है ये तो नाम होगा क्या, ट्यूमर सप्रेसर जीन के। P53 रोल हमने सेल साइकिल में पढ़ी लिए, BRCA1 ATM और ये MSH1 MSH2 P16 ये भी पढ़ा था ना। ये क्या एक तरह का क्या है, इनहिबिटर है सेल साइकिल का, ठीक है। सेल साइकिल इनहिबिटर और सेल साइकिल एक्टिवेटर कौन होते हैं, साइक्लिन और CD के। उसके बाद मास्टर रेगुलेटर में रेटिनोब्लास्टोमा जो 13th क्रोमोसोम पे, CDN जो 9th क्रोमोसोम 18th क्रोमोसोम पे, APC, ठीक है। और क्या हमारा STK और CDH और NMLH1 ये हो गए हमारे मास्टर वाले रेगुलेटर, या फिर कह लो कि ये हमारे केयरटेकर। उसके बाद क्या आते हैं हमारे गार्जियन, ठीक है। केयरटेकर हो गए, गेट कीपर हो गए, उसके बाद ये डायरेक्टली इनहिबिट कर देते हैं और ये जेनेटिक स्टेबिलिटी देते हैं। P53 ऐसे ही घूमता रहेगा तो सेल साइकिल आगे ही नहीं बढ़ेगी, इसको रख के भी रखना है, रोक के भी रखना है। रेटिनोब्लास्टोमा हर बार ही रोकता है, ये गेट कीपर की तरह है, और ये हटेगा तो सेल साइकिल आगे बढ़ती है। ये तो शुरू से बंद ही रहता है, ये तो कभी कभी एक्टिवेट होता है, तो ये केयर टेकर है कि जब जरूरत पड़ी तो मैं आ गया, मैं केयर कर रहा हूँ, मैं तब आ गया, ठीक है। जरूरत पड़ी तो मैं ऑन हो गया। लेकिन ये तो ऑन ही रहते हैं, इनको तो ऑफ करना पड़ता है। गेट कीपर तो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, इनको देखना पड़ता है कि नहीं अब रुक जाओ, सेल साइकिल आगे बढ़ानी है। और ये जो लैंडस्केप है ये कहते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पे ट्यूमर सप्रेसिंग जीन क्या करे, ग्रो करे। ऐसा एनवायरनमेंट इनको कौन देता है, लैंडस्केप वाले जो होते हैं, इसमें 3rd कैटेगरी लैंडस्केप, उसके पास ऐसे जीन्स होते हैं वो इनकोड करते हैं कि ऐसा इनको एनवायरनमेंट मिले कि ट्यूमर सप्रेसिंग जीन अच्छे से ग्रो करे। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी तो ये देते हैं, ये तो डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं क्योंकि ये गेट कीपर है। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, ये इनकी वजह से क्या होता है, ये जो केयर टेकर है लिफ्रामैनी सिंड्रोम, ठीक है। और इसकी वजह से होता है आई कैंसर, इसलिए इनहिबिट करते हैं, डायरेक्ट तुम्हें आई कैंसर हो रहा है। इसमें एक और है ट्यूमर सप्रेसिंग जीन, हमने P53 की तो बात ऑलरेडी कर ली है सेल साइकिल में, P10 की वहाँ नहीं हुई तो P10 यहाँ कर लेते हैं। ये वैसे वहाँ पे भी पढ़ लेंगे हम P10 के बारे में, जो हमारा क्या है, सिग्नलिंग है। सिग्नलिंग में वो था ना, कुछ वो होता है PI P2 से फिर IP3 डैग टूटता है, जो डैग होता है ना, DAG डैग, वो जाता है किसके पास, एक किसी फॉस्फोडाइस्टर्स को ऑन करने, और उसके साथ ये उसमें पढ़ेंगे हम RT के पाथवे में। तो इसको वापस जब लाना होता है ना तो उसमें P10 चाहिए होता है, ये वही वाली चीज़ है। फॉर एग्जांपल हाँ हमारा आ गया ना, RT के पाथवे का जो दूसरा है PKB वाला या AKT पाथवे, फर्स्ट तो ER के पाथवे है, दूसरा AKT पाथवे है ना, तो उसमें ही है यहाँ पे AK3 यहाँ लगा हुआ है, और उसके बाद क्या PIP2 है। PIP2 ना PIP3 में बदलता है और फिर PDK1 बनता है और फिर ये इसके साथ जाके जुड़ता है। इस PIP3 को ना वापस करने के लिए P10 भी चाहिए, तो ये एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर है। अगर ये इसको जाने से रोक देना, मतलब ये अगर हट जाए, ये अपना रोल कम कर दे, इमेजिन ये हट गया या ये है ही नहीं, तो ये तो साइकिल आगे बढ़ती रहेगी और ग्रोथ होती रहेगी और कैंसर हो जाएगा। और ये इतना ही था टॉपिक।